सुपर पावर देश यानी कि अमेरिका ये सोचता था कि वो भारत जैसे देशों को अपने इशारों पर नचा सकता है, लेकिन अब शायद अमेरिका का ये सोचना पूरी तरीके से गलत साबित होता हुआ नजर आ रहा है। अब रिसेंटली भारत में कुछ मेजर डेवलपमेंट्स देखने को मिली हैं, जहां पर भारत के डीआरडीओ ने फाइनली कावेरी इंजन की जो फ्लाइंग टेस्टिंग है उसके अप्रूवल्स दे दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का रिएक्शन सामने निकल के आया है और अमेरिका अब जल्द से जल्द अपने F404 इंजन की सप्लाई भारत को करने की कोशिश में लगा हुआ है, क्योंकि अमेरिका ये बात अच्छे से जानता है कि यदि भारत ने अपने इंजन को डेवलप कर लिया तो भारत इन पर डिपेंडेंट नहीं रहने वाला। तीसरी खबर भी इंडियन डिफेंस से ही सामने निकल के आ रही है, जहां पर फाइनली अब डीआरडीओ प्रलय मिसाइल को स्टैंडर्ड के हिसाब से डेवलप करना शुरू कर चुका है, जिससे आने वाले फ्यूचर में हमें कई देश प्रलय मिसाइल को भी खरीदते हुए नजर आएंगे। चौथी खबर विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के उस बयान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर एक मंच पर विदेश मंत्री ने बयान देते हुए बताया कि किस तरीके से चीन हमें वीटो पावर लेने नहीं दे रहा, लेकिन इस काम में उन्होंने चीन का जिक्र कहीं पर भी नहीं किया। और पांचवी अपडेट पड़ोस यानी कि नेपाल से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत ने अब फाइनली नेपाल से बड़े अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी खरीदनी शुरू कर दी है। अब इस चीज को लेकर के आपके मन में कई सवाल हो सकते हैं, आइए सारी डिटेल्स आपको आज के इस वीडियो में बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी मदद की हमें बहुत जरूरत है। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत ने कसम खा ली है कि हम खुद के नए इंजन को डेवलप करके रहेंगे, चाहे उसमें हमें कई साल लग जाए, लेकिन आज के समय में इंजन डेवलप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। और स्पेशली 5th जनरेशन के फाइटर जेट के लिए अगर हम इंजन तैयार कर पाते हैं तो हम कई देशों से अपनी निर्भरता को आसानी से खत्म कर पाएंगे। और जैसे ही डीआरडीओ और जीटीआरई ने यानी कि गैस टरबाइन रिसर्च की तरफ से अप्रूवल दिया गया है कि कावेरी इंजन के अब जो भी उड़ान है उनके परीक्षण तरीके के प्लेटफॉर्म पर किए जा सकते हैं, जिसकी वजह से अब बहुत तेजी से डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है इस नए इंजन को लेकर के। और डिटेल्स की बात की जाए तो इस इंजन की जो मिनिमम थ्रस्ट कैपेसिटी है वो 49 से 51 किलो न्यूटन के आसपास है, लेकिन मैक्सिमम इसे 73 से लेकर के 75 किलो न्यूटन तक किया जा सकता है। और ये काफी ज्यादा पावर है एक 5 या फिर 5.5 जनरेशन के फाइटर जेट को उड़ाने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि इस तरीके के इंजन का इस्तेमाल कई प्रकार के यूएवीज और यूसीएवीज के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। और जानकारी के लिए हम आपको ये भी बता दें कि डीआरडीओ और जीटीआरई कावेरी 2.0 इंजन के डेवलपमेंट पर काम शुरू कर चुके हैं। और शायद भारत इस बात को बहुत पहले से जानता था कि अमेरिका जैसे देश भारत को इंजन देने में आनाकानी जरूर करेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज देखिए, जैसे ही भारत के अंदर इस डेवलपमेंट की खबर सामने निकल के आती है, वैसे ही अब अमेरिका बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुका है। जहां आप जानते होंगे कि अमेरिका से भारत के तेजस एयरक्राफ्ट के लिए जिन F404 इंजन की सप्लाई की जानी चाहिए थी, करीब एक साल पहले अमेरिका ने कहा कि 2024 नवंबर दिसंबर तक आपको इंजन डिलीवर कर दिए जाएंगे। फिर प्रॉमिस किया गया कि जनवरी 2025 में इंजन की डिलीवरी भारत को कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक कोई भी डिलीवरी भारत को देखने को नहीं मिली। लेकिन जैसे ही भारत ने नए इंजन को डेवलप करने का काम शुरू किया, वैसे ही अमेरिका का रिएक्शन सामने आ चुका है, जहां पर अमेरिका की इंजन बनाने वाली कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक का कहना है कि हम मार्च 2025 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को जल्द ही 2 F404 इंजन की सप्लाई करेंगे। इससे ये क्लियर होता है कि जल्द से जल्द जो डिलीवरी भारत को मिलनी थी उसमें लेट हुआ है, लेकिन मार्च 2025 में ये इंजन भारत को मिल जाएंगे और इनका इस्तेमाल डायरेक्टली हम तेजस में कर पाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि भारत ने तेजस के प्रोडक्शन को रोक करके रखा है, बल्कि जो पुराने फाइटर जेट के इंजन है उसके बेसिस पर हम फाइटर जेट्स को तो डेवलप कर पा रहे हैं, यानी कि पूरी तरीके से असेंबल उसे किया जा रहा है। बस जैसे ही इंजन मिल जाएंगे हम उसे फाइटर जेट के साथ इंटीग्रेट कर देंगे। अभी तक जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं उससे तो यही पता चलता है, और कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जी इस समय अमेरिका में है और वो भी कुछ इस तरीके की बातचीत करना शुरू कर चुके हैं, जिससे हमें ये रिपोर्ट्स देखने को मिल रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भी डीआरडीओ से सामने निकल के आ रही है, जहां पर डीआरडीओ अब फाइनली भारत की तरफ से तैयार की गई जो प्रलय मिसाइल है अब उसे एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड के हिसाब से तैयार करने जा रहा है।
अब ये बात आप जानते होंगे कि नाटो में शामिल 32 देशों ने भारतीय हथियारों की तारीफ की है। उनका कहना है कि भारत कम प्राइस पर बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हथियार बना करके तैयार कर रहा है। और न सिर्फ नाटो बल्कि यूरोप में कई ऐसे देश हैं जिन्होंने बड़े तादाद में भारत से हथियार खरीदने शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा चाइना के जस्ट पड़ोस में शामिल वियतनाम हो, फिलीपींस हो, इन देशों ने भी भारत से हथियार खरीदने के प्रोसेस को काफी ज्यादा फास्ट कर दिया है। अब ऐसे में भारत का फर्ज बनता है कि हमारे पास जो भी हथियार प्रेजेंट टाइम में मौजूद हैं उन्हें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से तैयार किया जाए। और अब फाइनली डीआरडीओ का कहना है कि हम जो नई प्रलय मिसाइल को टेस्ट करने वाले हैं इसकी रेंज करीब 290 से लेकर के 300 किलोमीटर और उसके भी ऊपर जा सकते हैं, जहां करंटली इस मिसाइल की रेंज 150 से 500 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। और एक्सपोर्ट के लिए हम इसे मिनिमम जो रेंज रहेगी वो 290 किलोमीटर रहेगी और ये एक्सट्रीम 500 से 550 इवन 600 किलोमीटर तक की रेंज पे जाने वाली है। तो आने वाले टाइम में हमें कई ऐसे देशों की लिस्ट देखने को मिल सकती है जो भारत से इस मिसाइल को भी खरीदेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के उस बयान से सामने निकल के आ रही है जहां पर उन्होंने चीन का बिना नाम लिए हुए चीन को कई बातें सुना दी है। असल में मुंबई में एक समारोह हो रहा था जहां पर उनके सामने क्वेश्चन रखा जाता है कि भारत इतनी कोशिश कर रहा है, इसके बावजूद भी भारत को वीटो पावर आखिर क्यों नहीं मिल पा रही। लेकिन इस चीज को लेकर के जयशंकर जी ने जो जवाब दिए वो आपको जरूर सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत कभी भी दूसरों को अपने फैसलों पर वीटो लगाने की अनुमति नहीं देगा और हम किसी के डर की परवाह नहीं करते। बिना राष्ट्रीय हित और वैश्विक भलाई के लिए जो भी किया जा सकता है वो भारत करेगा। इसका साफ साफ मतलब ये है कि चीन जैसी ताकतें जो भारत को हर बार यूएनएससी में परमानेंट मेंबर बनने से रोकती हैं, अगर भारत को ये पावर मिल जाएगी तो भारत कभी भी दूसरे देशों को या फिर इंटरनेशनल मैटर में किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करेगा, जिससे जो भारत की न्यूट्रल इमेज है पूरी दुनिया के सामने ये शो होती रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विदेश मंत्री ने यहाँ पर चीन का जिक्र एक बार भी नहीं किया और चीन ही हमारा इस समय सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि अमेरिका कोशिश करके और बहुत सारे रीजंस को ध्यान में रखते हुए भारत को वीटो देने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ रशिया भी भारत का पूरा सपोर्ट करता है और बाकी के 2 मेंबर भी भारत का खुल करके सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब भी चीन के सामने इस चीज को सवाल आता है तब चीन भारत को मेंबर बने नहीं देता, क्योंकि चीन जानता है कि जैसे ही भारत के पास वीटो आएगी भारत सबसे पहले पीओके लेगा और पीओके लेते ही हम अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे। अफगानिस्तान से डायरेक्टली सेंट्रल एशिया, रशिया, यूरोप तक हम कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे और भारत का जो एक्सपोर्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। दैट मीन्स कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और चाइना के कंपैरिजन में हमारी जीडीपी बहुत तेज़ी से आगे जाने वाली है। और ये सिर्फ एक रूट है जिसकी वजह से भारत को मल्टीपल बेनिफिट्स मिलने वाले हैं और चाइना ऐसा कभी नहीं चाहेगा। लास्ट अपडेट भारत और नेपाल से सामने निकल के आ रही है, जहां पर फाइनली नेपाल की तरफ से भारत को काफ़ी बड़े अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट की जा रही है। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से करंट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट 5 मंथ्स के दौरान करीब 13 अरब नेपाली रुपए की लगभग जो कि इंडियन रुपीज में लगभग 815 करोड़ रुपए होते हैं, इनकी बिजली एक्सपोर्ट की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चालू फाइनेंशियल ईयर इन 2024 और 25 के मध्य जुलाई और दिसंबर में भारत को 13.4 अरब नेपाली रुपए और लगभग 1.76 अरब यूनिट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट की गई है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल भारत को जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करता है वो नेपाली रुपए में 7.39, वहीं भारतीय रुपए में 4.63 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से एक्सपोर्ट की जाती है। अब नेपाल ने कई सारे डैम सेटअप कर रखे हैं जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस में जनरेट कर लेते हैं और वो भारतीय ग्रिड को डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर पाते हैं। ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी नेपाल ने भारत को इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट की है और ये एक तरीके से भारत के लिए फायदे का सौदा होता है, क्योंकि भारत के अंदर मोस्टली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कोल पावर प्लांट से आती है और नेपाल जो हमें इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करता है उसमें मोस्टली हाइड्रो पावर प्लांट से बनी हुई इलेक्ट्रिसिटी आती है। इससे भारत के लिए भी फायदे हैं, क्योंकि भारत में मोस्टली जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वो थर्मल पावर प्लांट से होती है और नेपाल हाइड्रो पावर प्लांट्स के जरिए इलेक्ट्रिसिटी हमें एक्सपोर्ट कर रहा है, जिससे कार्बन को रिड्यूस करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। तो क्या कुछ कहना है आपका इन सभी खबरों पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।